हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल इंडो पाठशाला पर। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम लोग मिले हैं अगेन टॉप 20 क्वेश्चंस की सीरीज लेकर। हम जानते हैं अच्छे से कि आप लोग कुछ टॉपिक्स की डिमांड कर रहे हैं। टेंशन नहीं लेनी है, टॉपिक्स हम करवाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट करते हैं, फिर कुछ टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास रहेगी टॉप 20 क्वेश्चंस ऑफ साइंस की, जिसके अंदर हम साइंस के काफ़ी चीज़ें, जैसे कि साइंस के बारे में हम कितनी चीज़ें पढ़ेंगे। इसके अंदर हम साइंस की देखिए फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। यानी तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से करवाइएगा। ठीक है, चलिए, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, कोई भी टॉपिक आप दोबारा पढ़ना चाहते हैं, कुछ भी जो आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं, टाइम तो हम वेस्ट करते ही नहीं है, तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। इन कैक्टे यानी कैक्टस के अंदर स्पाइन्स आर द मॉडिफाइड, जो स्पाइन्स होते हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो कांटे होते हैं, स्पाइन्स मतलब जो कांटे हैं वो किसकी मॉडिफिकेशन है। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो बोल रहे हैं मैम इंग्लिश में करवाओ, तो भाई क्वेश्चन भी इंग्लिश में, मैं आपको करवा भी इंग्लिश में रही हूँ। अब समझाने के लिए कुछ हिंदी तो इस्तेमाल करनी पड़ेगी, बट हम फिर भी कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम इंग्लिश में करवाया जाए। ठीक है, इन कैक्टस द स्पाइन्स आर द मॉडिफिकेशंस ऑफ, तो स्पाइन्स क्या होती हैं। देखिए, आप जानते हैं ये कैक्टस है और कैक्टस के ऊपर इस तरीके से ना कांटे होते हैं। देयर आर स्पाइन्स ऑन द कैक्टस। ग्रीन कलर का कैक्टस होता है एंड देन ऑन द कैक्टस देयर आर स्पाइन्स, कांटे होते हैं। तो आपको याद रखना है ये जो स्पाइन्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं। ये जो स्पाइन्स है ना, ये कैक्टस की कौन सी फॉर्म होती है, तो लीव्स जो होती हैं उन्हीं को वही स्पाइन्स बनाती है। आंसर जाएगा लीव्स। क्या होता है, देखिए कैक्टस को कम से कम वाटर लॉस करना होता है। क्या करना होता है, लेस वाटर लॉस। वो चाहता है उसका पानी कम लॉस हो, क्योंकि वो डेजर्ट कंडीशन में ग्रो करता है, वहां पर पानी पहले ही कम होता है, इसीलिए वो लेस टू लेस वाटर लॉस करना चाहता है। और वो कब होगा, जब वो लेस क्या करेगा, ट्रांसपीरेशन, यानी कि उसके पत्तों में से पानी उड़ के कम बाहर जाएगा। ऐसी कंडीशन में पानी का लॉस कम होगा, तो उसके लिए वो क्या करता है, उसकी जो लीफ होती है वो कांटों में बदल जाती है, इतनी पतली हो जाती है, इतनी थिन हो जाती है कि उसमें से वाटर लॉस हो ही नहीं। ठीक है, तो आंसर जाएगा लीव। लीव क्या करती हैं, लीव्स ऑफ कैक्टस प्लांट्स आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर थ्रू ट्रांसपीरेशन। क्लियर? Here the spine does all the photosynthesis। ये जो स्पाइन है ना, यही सारी की सारी फोटोसिंथेसिस करता है जो लीव करती थी, बट अब छोटा हो गया ये। क्लियर? अच्छा, उसके अलावा आप इसमें क्या जानते हैं, आप जानते हैं स्टेम क्या होता है। स्टेम यानी तना। बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स जनरली ये अगर स्टेम है तो स्टेम की सबसे ऊपर की पार्ट पे जो ग्रो करती है बर्ड्स, जैसे फ्लावर है तो आप जानते हो ये फ्लावर है, लेकिन फ्लावर ग्रो करने से पहले ना एक स्टेज ऐसी होती है, ऐसी ग्रीन कलर की, इस कंडीशन को बड कहते हैं। स्टिप्यूल क्या होती है, स्टिप्यूल होती है, आपने कभी देखा है, ये हमारी स्टेम की ब्रांच है, तो आपने देखा होगा यहां से ना छोटी छोटी ऐसे लीफ सी निकलती है, छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकलते हैं, स्मॉल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो ये जो लीफ स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अलग अलग फॉर्म्स में होते हैं, इन्हें बोलते हैं स्टिप्यूल। क्या बोलते हैं, स्टिप्यूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। एक्सिल ऑफ लीफ, ये बर्ड कहाँ पे होती है, आप लिख लीजिए, बर्ड्स होती है एक्सिल ऑफ लीफ, लीफ की एक्सिल पे या फिर टिप ऑफ स्टेम पे क्या पाई जाती है, बर्ड पाई जाती है। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास देखिए क्या है। यस, द स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, स्मॉलेस्ट नॉन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म यानी कि एक पुराने जमाने का जीव। आप अच्छे से जानते हो प्रोकैरियोटिक का मतलब, प्रो मतलब ओल्ड यानी पुराना, कैरियो मतलब न्यूक्लियस। कौन होते हैं बताओ, तो प्रोकैरियोट है हमारा माइकोप्लाज्म। हमारा माइकोप्लाज्म जो है वो प्रोकैरियोट है। क्लियर? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आप लोगों को आई होप इसका आंसर क्लियर होगा। ठीक है, माइकोप्लाज्म क्या होता है, प्रोकैरियोट होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। देखो, प्रोकैरियोट का मतलब है पुराने जमाने की न्यूक्लियस वाला, जिसका जो न्यूक्लियस है ना वो पुराना हो। इसका मतलब क्या होता है, देखो प्रोकैरियोट को हम अच्छे से पढ़ चुके हैं सेल चैप्टर में। जिसने अभी तक सेल चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है ना, वो सेल चैप्टर को पढ़ेगा, तभी ये क्वेश्चन उनके समझ में आएंगे। मैं अभी आपको शॉर्ट फॉर्म में बता दे रही हूँ। प्रोकैरियोट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, प्रोकैरियोट होते हैं ओल्ड न्यूक्लियस वाले। इनके पास ना क्या नहीं होता, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है। क्या होती है, एब्सेंट होती है। इनके अंदर 70S राइबोसोम होता है। सेल ऑर्गेनेली
एब्सेंट होती है, ठीक है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडी, ये सब एब्सेंट होती है। उसके अलावा आपको ऑप्शंस में क्या दिख रहा है, माइक्रोसिस्टिस दिख रहा है, तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज माइक्रोसिस्टिस। माइक्रोसिस्टिस एक फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया है, लिख लो, ये क्या है, एक फ्रेश वाटर साइनोबैक्टीरिया है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया है, बस ऐसे ही याद रखेंगे आप, इट इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया। देन बैक्टीरिया आपको पता है क्लोरेला क्या है, तो क्लोरेला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं बोल सकती हूँ एक न्यूट्रिशनल फॉर्म है एक तरीके की। वैसे तो ये एल्गी होती है, ठीक है, लेकिन ये काफी न्यूट्रिशनल फूड होता है, ये न्यूट्रिशनल फूड होता है। ओके इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन सी होता है इसके अंदर बहुत सारा, ठीक है। ये डायबिटीज के टाइम पे, डायबिटीज के रिस्क को कम करने के लिए खाई जाती है, ठीक है, हार्ट प्रॉब्लम्स में खाई जाती है, कैंसर के दौरान खाई जाती है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट यूज है किसके, क्लोरेला के। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आज की क्लास का हमारे पास देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट, टेक्स्ट नहीं टेक्स्ट बुक आना चाहिए, या टेक्स्ट, व्हाट कैन बी थॉट ऑफ एज द जेनेटिक लाइब्रेरी दैट कीप्स लाइफ गोइंग ऑन अर्थ। यानी कि इन चारों में से किस चीज को हम एक जेनेटिक लाइब्रेरी मान सकते हैं जो कि हमारी लाइफ को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू रखती है। तो इसका आंसर स्टूडेंट्स क्या जाएगा, देखिए, तो वो चीज जो हमारी लाइफ को कंटिन्यू रख रही है ये होती है हमारी बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या है, बायोडाइवर्सिटी के अंदर, बायोडाइवर्सिटी का मतलब है लिविंग ऑर्गेनिज्म की वेराइटी, बायो मतलब लिविंग और डाइवर्सिटी मतलब वेराइटी, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी ही बायोडाइवर्सिटी है और वहीं पर लाइफ जो है वो चलती जा रही है। उसके अलावा बायो इंजीनियरिंग लैब, यानी कि जहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर इंजीनियरिंग यानी स्टडी की जाती है, ऐसी लैब। ह्यूमन जीन्स, हमारे जीन हो गए, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है जब हम जीन के प्रोजेक्ट, एक्चुअली क्या होता है, ये बायोलॉजी का एक प्रोजेक्ट है जिससे कि हम ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंस तैयार करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही याद रखो। अच्छा, जीनोम क्या होता है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो सेट ऑफ जीन्स जो होते हैं वही जीनोम होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीजेस एट हायर एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है हायर एल्टीट्यूड पे, यानी कि जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं, व्हेन वी मूव टू द हिल्स, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि ऊपर लो एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है। जैसे जैसे हम पहाड़ पे ऊपर जाते रहते हैं ना, तो एटमोस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो डिक्रीज करता रहता है, जिस वजह से वहां पर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कम हो जाता है, ठीक है। इसको समझाना कुछ भी नहीं है, इसको याद ही रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं, देखिए, द केमिकल नेम ऑफ हाइपो कॉमनली यूज्ड इन फोटोग्राफी इज। तो हाइपो जो है, हाइपो शब्द जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो सोडियम थायोसल्फेट के लिए इस्तेमाल होता है, ये आपको ध्यान रखना है, बस याद रखना है। फोटोग्राफी में एक केमिकल यूज होता है जिसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट, और इसी को हाइपो कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइपो कहते हैं। उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट जो होता है, इसके बारे में याद रख सकते हो, AgNO3, इसका भी कॉमन नाम होता है, इसको बोलते हैं लूनर कोस्टिक। क्या बोलते हैं, लूनर कोस्टिक। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो होता है ना, एक तरीके से मैं बोल सकती हूँ ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कि बिल्कुल, जो इसका जो सिल्वर है ना वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लूनर हो। लूनर क्या होता है, एक मून का ही फॉर्म होता है, चमकता हुआ, तो ये दिखने में वैसा सा लगता है। सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। NaNO3 को क्या बोलते हैं, तो NaNO3 को आप याद रख सकते हो, इसको चाइल्ड साल्टपीटर बोलते हैं, चाइल्ड साल्टपीटर। क्या मतलब है इस बात का, चाइल्ड एक जगह है जहां पर NaNO3 के बहुत बहुत क्या मिलते हैं, बड़े बड़े डिपॉजिट्स मिलते हैं, तो लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ विच वर हिस्टोरिकली माइंड इन चाइल्ड। चाइल्ड एक जगह है जहां पर हमें क्या मिलते हैं, NaNO3 मिलते हैं। इसी से आप एक और चीज याद रख सकते हो, NaNO3 से ही, ये NaNO3 है, अगर यहाँ पे KNO3 होता, पोटेशियम नाइट्रेट होता, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं सोडा नाइटर। क्या बोलते हैं, सोडा नाइटर, ठीक है, सोडा नाइटर, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है, चलिए क्लियर है, चलिए चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज, सॉरी मैंने गलत बता दिया आपको, चाइल्ड साल्टपीटर तो ठीक है, KNO3 को, सोडा नाइटर NaNO3 को ही बोलते हैं। जस्ट अ सेकेंड, किसको बोलते हैं, ये जो हमारा NaNO3 है इसी को सोडा नाइटर बोलते हैं। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को नाइट्राटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्राटीन। और क्या बोलते हैं इसी को, नाइट्राटीन। KNO3 मैं अभी बता रही हूँ, 2 मिनट रुको। नाइट्राटीन बोलते हैं इसको। इसी को एक और नाम से जाना जाता है, इसी को एक और नाम से जाना है, वो है नाइट्राटाइट।
क्या है? नाइट्राटाइट। नाइट्राटाइट। लेकिन आपको मेनली इसमें क्या याद रखना है? आपको मेनली इसके अंदर ये दो नाम याद रखने हैं, एक तो सोडा नाइटर, एक चाइल साल्टपीटर। ठीक है। KNO3 की बात करते हैं तो KNO3 को बोलते हैं इंडियन सॉल्टपीटर। इंडिया में मिलते हैं इसको डिपोजिट। इसके डिपोजिट कहाँ मिलते हैं? इंडिया में मिलते हैं, तो इसे इंडियन साल्टपीटर बोलते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, मैंने पहले गलती से गलत बता दिया था। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और क्या चीज याद रखनी है आपको? इसके अंदर आप क्या याद रख सकते हो? सिल्वर आयोडाइड AgI होती है, AgI। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सोल्जरिंग ऑफ टू मेटल्स इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ। अब सबसे पहले आता है मैम सोल्जरिंग क्या होता है? सोल्जरिंग क्या होता है? सोल्डर एक अलॉय होता है। सोल्डर क्या होता है? एक अलॉय। किसका अलॉय होता है? तो इसको याद करने की एक ट्रिक है। देखो, आपने सोल्जर मूवी देखी है? नहीं देखी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। सोल्जर एक मूवी है, बॉलीवुड मूवी, जिसके अंदर पंजाबी सैनिक होते हैं, जिसमें सरदार होते हैं सारे के सारे, और वो सोल्जर्स होते हैं, सैनिक होते हैं। तो आप सोल्जर को याद रखोगे किससे? पंजाबी सैनिक से। तो यहां से आपको समझ में आएगा, पंजाबी से आ गया P और B यानी लेड, और सैनिक से आ गया S और N यानी टिन। तो सोल्जर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोल्जर इज एन अलॉय ऑफ लेड एंड टिन, एंड ये लेड एंड टिन का अलॉय सोल्जर ही इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए एक मेटल है, ये दूसरा मेटल है, हमें इन दोनों को जोड़ना है, तो हम क्या करते हैं? इन दोनों के बीच में सोल्जर लाते हैं, लेड और टिन का अलॉय लाते हैं और उसको पिघला देते हैं, जिससे कि ये दोनों जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सोल्जरिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सोल्जरिंग। तो क्या कर रहे हैं हम? यहाँ पे दो मेटल को चिपका रहे हैं, दो मेटल को चिपका रहे हैं, तो चिपकाना होता है कोहेशन। क्या होता है? कोहेशन। ये आपको पता होना चाहिए। सोल्जरिंग इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस यूज्ड टू ज्वाइन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल टुगेदर बाय मेल्टिंग सोल्जर। ठीक है, डेफिनेशन लिख सकते हो, दोबारा सुन लो। सोल्जरिंग एक ज्वाइनिंग प्रोसेस है। इट इज अ ज्वाइनिंग प्रोसेस टू ज्वाइन डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल बाय मेल्टिंग सोल्डर। क्लियर? चलिए, इसके अलावा आपको दिख रहा है ऑस्मोसिस। व्हाट इज ऑस्मोसिस? व्हेन, मान लीजिए ऑस्मोसिस क्या होता है कि मान लीजिए ये हमारे पास दो टब हैं, बीच में हमने लगा दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन SPM। तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन पर जब लिक्विड ट्रांसफर होता है उसे बोलते हैं ऑस्मोसिस। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ ए फ्लूइड टू अ चेंज इन शेप और मूवमेंट ऑफ नेबरिंग पोर्शंस रिलेटिव टू वन अनदर। इसका मतलब क्या है? विस्कोसिटी एक तरीके से ना रुकावट होती है, जिससे कि कोई अपनी शेप नहीं बदलना चाहता। ठीक है, जैसे शहद है वो थोड़ा गाढ़ा होता है, तो अगर आपको उसको एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डालना है ना, वो टाइम लेता है, जबकि पानी आसानी से चला जाएगा, यानी कि शहद ज्यादा विस्कस है। सरफेस टेंशन क्या होता है? कोई भी चीज अपने आप को कम से कम स्पेस में रखना चाहती है, वो उसका सरफेस टेंशन है। जैसे कि मैं अगर पानी की बात करूं, तो जैसे अगर आपने पानी फर्श पे गिरा दिया, थोड़ी देर बाद आप देखोगे जगह जगह पे ड्रॉप्स आपको ऐसे फॉर्म हुई मिलेगी। क्यों? क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन उसे इकट्ठा करके रखता है। तो सरफेस टेंशन क्या है? टेंडेंसी ऑफ लिक्विड सरफेस एट रेस्ट टू श्रिंक इनटू मिनिमम स्पेस। ठीक है, क्या करना? मिनिमम स्पेस में आ जाना। वो क्या है? सरफेस टेंशन। विस्कोसिटी क्या है? रेजिस्टेंस। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। यस, बहुत ही सिंपल याद करने वाला क्वेश्चन है। स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट, ये दोनों के दोनों किसकी प्रेसिपिटेशन से बनते हैं? स्टेलेक्टाइट एंड स्टेलेग्माइट, ये दोनों किसकी प्रेसिपिटेशन से बनते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, ये कैल्शियम कार्बोनेट की, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट, इसकी प्रेसिपिटेशन से बनते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ ये दोनों होते क्या है। आपने गुफाएं देखी है? रियलिटी में जाके नहीं देखी होगी, आपने मूवीज में देखी होंगी। तो आपने कभी ध्यान से देखा हो तो मूवीज में जो गुफाएं होती है ना, उसमें से ना ऊपर से ऐसे तिनके से, इस तरीके से तिनके से लटक रहे होते हैं। कभी नोटिस किया है? ऐसे ऊपर से तिनके से आ रहे होते हैं, झाड़ियों की तरह, बड़े बड़े कांटे जैसे। तो वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ही होते हैं। ये तिनके जो होते हैं वो स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट ही होते हैं, जो सीलिंग ऑफ केव से
हैंग फ्रॉम फीलिंग ऑफ केव्स जो होते हैं वही होते हैं ये, ठीक है। हॉट स्प्रिंग हो गए, जैसे मैन मेड स्ट्रक्चर हो गए, ब्रिजेस हो गए, माइंस हो गए, उन सबसे ये लटक रहे होते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है स्टेलेग्माइट और स्टेलेक्साइट के बारे में। उसके अलावा एक और चीज याद रख सकते हो कि इसमें फर्क क्या है इन दोनों के अंदर, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर है टी, यहाँ पर है टी स्टेलेक्टाइट, और यहाँ पर है जी स्टेलेग्माइट। तो टी का मतलब है टॉप, तो ये हमें ऊपर की तरफ मिलते हैं, ठीक है। और जी का मतलब है ग्राउंड, तो ये हमें नीचे की तरफ मिलते हैं। बस इतनी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा, उसके अलावा जो आपको ऑप्शन दिख रहे हैं ये कैल्शियम क्लोराइड है, इसके बारे में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, इससे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है CaOCl2, जो कि ब्लीचिंग पाउडर होता है, ये याद रख सकते हो आप। रंग उड़ाने में मदद करता है। MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट है, नॉट इंपॉर्टेंट। MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, नॉट इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पर लिख लो, अगले पेज पे है, मैं यहीं पे लिख देती हूँ। ऑप्शन डी है हर्मेफ्रोडिटिज्म, और इसका आंसर भी यही है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पूछा है बस। हर्मेफ्रोडिटिज्म का मतलब क्या होता है, देखो इंडिविजुअल्स होते हैं जिनको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट पता है कौन होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी में मेल भी है प्लस फीमेल भी है, यानी उसी की बॉडी में एक ही ऑर्गेनिज्म है, इसी की बॉडी में मेल गैमीट भी बनते हैं और फीमेल गैमीट भी बनते हैं। तो क्या होगा, दोनों गैमीट फ्यूज करेंगे, यहीं पर रिप्रोडक्शन हो जाएगा। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है जब भी मेल गैमीट बने, फीमेल गैमीट बने। व्हेनेवर मेल गैमीट फ्यूजेस विद फीमेल गैमीट्स, दिस इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो अ हर्मेफ्रोडाइट एक ऑर्गेनिज्म है दैट हैज बोथ काइंड ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड they can produce both gametes associated with male and female sexes. Clear? Next, fission क्या होता है? fission is just टूटना। मान लीजिए एक सेल है, ये टूटी और इसने दो सेल बना दिए, ठीक है। ये हो गया बाइनरी fission। ये क्या हो गया, एक सेल से दो सेल बने, वन सेल गिव टू सेल, दिस इज नोन एज बाइनरी fission। एंड अगर यही सेल मल्टीपल सेल दे देती, दिस इज मल्टीपल fission। और क्या याद रख सकते हो, बाइनरी फिजन होता है अमीबा में, पैरामीशियम में, युग्लिना में। मल्टीपल फिजन होता है प्लाज्मोडियम में। अब मुझे आप कमेंट में बताएंगे प्लाज्मोडियम से कौन सी डिसीज, कौन सी बीमारी होती है, ठीक है। ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है? फ्रेगमेंट यानी फ्रेगमेंट बन जाना। ये आपका एक एल्गी है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है इस एल्गी का। ये क्या करती है, अपने अंदर कुछ टूटती है, ये टूट गई, ये फ्रेगमेंट अपना नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी, ये फ्रेगमेंट अपना नया ऑर्गेनिज्म, ये फ्रेगमेंट अपना नया ऑर्गेनिज्म। बडिंग क्या होता है? बडिंग एक बड निकलना। मान लीजिए एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इसके अंदर से एक छोटी सी बड निकली और फिर थोड़ी देर बाद ये बड़ी हो गई, थोड़े दिन बाद और बड़ी हो गई, फिर अलग से ग्रो करने लगी। दिस इज नोन एज बडिंग। सो यहाँ पर तीनों में फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग, कोई गैमीट नहीं बन रहे हैं, कोई रिप्रोडक्शन सेक्सुअल नहीं हो रहा है, तो ये तीनों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। जबकि हर्मेफ्रोडिटिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। क्वेश्चन में ये हर्मेफ्रोडिटिज्म। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। देखिए, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई। अब इसको याद करने का तरीका क्या होता है? देखो, सीरीज आपको 4 याद रखनी है, बस इसको रटना है आपको। 4 सीरीज होती है, ठीक है। जब भी कभी क्लास करवाऊंगी इस टॉपिक के ऊपर, तब मैं आपको इसकी ट्रिक दूंगी। एक होती है लाइमन सीरीज, एक होती है बाल्मर सीरीज, ये साइंटिस्ट के नाम पे है, एक होती है पाश्चन सीरीज, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तो ये 3 ही होती है, और एक होती है ब्रैकेट सीरीज। क्या है? ब्रैकेट सीरीज। ये 4 सीरीज होती है। अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि जो बाल्मेर सीरीज है, ये जो बाल्मेर सीरीज है, ये होती है विजिबल रीजन में। लाइमन होती है यूवी रीजन में, ठीक है। और बची कौन सी? पाश्चन और ब्रैकेट, ये दोनों होती है किसमें? आईआर रीजन में। अब आपको क्वेश्चन हो जाएगा, इसने लाइमन पूछा है तो लाइमन को बिना सोचे समझे यूवी रीजन टिक कर दो, अल्ट्रावायलेट।
अगर ये बालमेर पूछता तो बिना सोचे समझे विजिबल रीजन कर देते, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का विजिबल रीजन कर देते। अगर ये पाश्चन या ब्रैकेट पूछता बिना सोचे समझे IR रीजन कर देते। और IR रीजन भी अगर आपको डिटेल में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा लोअर IR रीजन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यानी कि 10th क्वेश्चन है आज की क्लास का हमारा। देखिए क्या है, एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट, यानी उससे डायरेक्ट करंट हम निकालते हैं एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। जो आपके पास हमेशा रेडी रहता है, जिसके अंदर कांस्टेंट वोल्टेज होती है, यानी ना ज्यादा ना कम, एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगी, उसी से हमें करंट मिल रहा है और स्टैंडर्ड कंडीशन में हम यूज करते हैं, वो बैटरी होती है। बस बहुत ही सिंपल है, सारे दिन घर में यूज करते हैं बैटरियां हम, ठीक है, बहुत ही सिंपल। उसके अलावा आपको दिख रहा है पावर ट्रांजिस्टर। पावर ट्रांजिस्टर क्या होता है? ये एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है जो कि सेमीकंडक्टर से बनती है। 3 टर्मिनल डिवाइस, इसमें ना 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं? 3 टर्मिनल होते हैं। मतलब इस तरीके से, देखिए मैं बना के दिखाती हूँ आपको। ये कुछ स्विच टाइप है और इससे ना इस तरीके से 3 टर्मिनल निकलते हैं सेमीकंडक्टर के बने हुए। ये 3 टर्मिनल हो गए। इसे बोलते हैं क्या? इसे बोलते हैं पावर ट्रांजिस्टर, ठीक है। जनरेटर सारे घरों में होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, यानी कि कहीं से आपको पावर का सप्लाई मिल रहा है जो कि आप अनइंटरप्ट कर रहे हो, यानी छेड़खानी नहीं कर रहे हो उसके साथ। बहुत ही सिंपल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। अ लाइट वेव इज इंसिडेंट ओवर अ प्लेन सरफेस। एक लाइट वेव है जिसको प्लेन सरफेस पे डाला गया, वेलोसिटी उसकी x थी। आफ्टर द रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी? बहुत ही सिंपल है, ये एक प्लेन सरफेस है, पीछे ये लगाते हैं ताकि आपको पता लगे रिफ्लेक्शन यहां से होगा। उसके ऊपर एक लाइट वेव आई और चली गई। ये v x वेलोसिटी से आई थी, जाएगी किस वेलोसिटी से? बस आपको ये ध्यान रखना है। तो याद रखना है इसको, सेम वेलोसिटी से ही जाएगी। जब भी लाइट वेव जो है वो एंटर करती है ना किसी भी प्लेन सरफेस पे, जब भी वो टकराती है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ये तीनों हमेशा सेम रहते हैं। इवन एंगल भी लिख सकते हो। यहां पर जो एंगल बनेगा ना, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, ठीक है। चेंज क्या होता है? इंटेंसिटी चेंज होती है। तो आपको आंसर मिल गया होगा। आंसर क्या है? x ही रहेगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। द एरिया रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ इज कॉल्ड एज। तो वाइल्ड लाइफ के वेलफेयर के लिए जो एरिया रिजर्व होता है उसे क्या कहते हैं? अब ये क्वेश्चन जो है, अगेन ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन आपको इस क्वेश्चन में भी डाउट होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये टर्म्स ही ऐसी दे देते हैं जिससे कि हमें कंफ्यूजन हो जाए। अब जैसे कि इन्होंने पहला ऑप्शन बोला है, क्या बोला है? सेंचुरी, ठीक है। आगे के ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम। बोटेनिकल गार्डन, फॉरेस्ट एंड नेशनल पार्क। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में इसने पूछा क्या है। क्वेश्चन में इसने पूछा है कि एरिया रिजर्व्ड फॉर द वेलफेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी वाइल्ड लाइफ, जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए जो एरिया रिजर्व किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? मैं पहले आपको सबका मतलब बताती हूँ। सेंचुरी क्या होती है? सेंचुरी एक प्लेस है जहां पर बर्ड्स और एनिमल्स को रखा जाता है, जहां पर बर्ड्स एंड एनिमल्स को रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हंटिंग, मतलब लोग उनका शिकार ना कर ले, उससे बचाने के लिए सेंचुरी में रखा जाता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं। बोटेनिकल गार्डन, तो बोटेनी से नाम पता लग रहा है, यहाँ पर सिर्फ प्लांट्स को रखा जाता है। फॉरेस्ट तो जंगल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, बस यहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। नेशनल पार्क क्या होता है? नेशनल पार्क वो एक्चुअली जगह होती है जहां पर हम वाइल्ड लाइफ को रखते हैं, ताकि वो सही सलामत रहें, जैसे कि जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती हैं, सब कुछ। तो सीधी सी बात है, इसका आंसर देखो, बोटेनिकल गार्डन तो हो नहीं सकता, प्लांट है। फॉरेस्ट में भी हम कोई वेलफेयर नहीं करते हैं। अगर बात करें सेंचुरी की, तो सेंचुरी के अंदर हम सिर्फ हंटिंग से बचाते हैं उन्हें, लेकिन उनकी देख रेख नहीं करते। हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि वो यहाँ पर संभले हुए रहे, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा इसका ऑप्शन डी, नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। द गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक इट बेसिक। हमने पानी में कौन सी गैस डाली कि पानी हो गया बेसिक? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, आंसर जाएगा अमोनिया। अमोनिया जो होता है वो पानी को बेसिक कर देता है, ठीक है। अमोनिया एक ऐसी गैस है जो पानी को क्या कर देगी? बेसिक कर देगी। उसके अलावा आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? अच्छा, एक और चीज क्यों कर देगी? क्योंकि जैसे ही देखिए पानी के अंदर अमोनिया डलेगा तो बन जाएगा NH4OH। ये होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड
और आप अच्छे से जानते हो जहां पर भी OH लग जाता है यानी हाइड्रोक्साइड आ जाता है वो बेस हो जाता है, ठीक है। जबकि अगर हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो नो चेंज, कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ेगा, सेम ही रहेगा pH, इन दोनों में एसिडिक हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्या बना देगी? H2SO4 जो कि एसिड है, और ये बना देगी H2CO3 कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एसिड है, कार्बोनिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये दोनों एसिडिक कर देंगे, ठीक है। तो अमोनिया बेसिक करेगा, हाइड्रोजन न्यूट्रल, सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देंगे? एसिडिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54 देखिएगा। येलो कॉम्प्लेक्शन, क्या बोला है? येलो कॉम्प्लेक्शन, मीडियम स्टेचर, oblique eye with an epicanthic fold is the characteristic feature of, ठीक है। इस क्वेश्चन को सिर्फ याद रख लो क्योंकि ये मैंने आपको करवाना है कब? जब मैं आप लोगों को क्या करवाऊंगी? जब मैं आप लोगों को करवाऊंगी इवोल्यूशन। तो इस क्वेश्चन को सिर्फ आपको याद रखना है कि जो मैंगेलॉइड लोग होते हैं ना, मैंगेलॉइड जो लोग होते हैं उनके अंदर येलो कलर का कम्प्लेक्शन होता है, उनकी बॉडी का पोस्चर जो होता है वो मीडियम सा होता है, उनकी आईज ऑब्लिक होती है और एपिकेंटिक फोल्ड होती है उनकी बॉडी में, ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो बाद में करेंगे, अभी इस क्वेश्चन को क्वेश्चन मार्क लगा के बीच में रख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, क्या बोला इसने? देखिए, क्रोमोसोम डेजिग्नेशन ऑफ टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम की बात की है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है स्टूडेंट्स? टर्नर सिंड्रोम के अंदर सिंपल एक काम हो जाता है। क्या हो जाता है टर्नर सिंड्रोम में? जो हमारा जो ह्यूमन होता है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम एक ही रह जाता है, एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है, उस कंडीशन को टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। 44+AXO। देखो हम सभी ह्यूमंस के अंदर, पहले मैं आपको डिटेल बता देती हूँ छोटी सी, सभी ह्यूमंस के अंदर 44 सिंपल क्रोमोसोम होते हैं, प्लस मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर 44+XX। ये हमारी फीमेल है और ये हमारा मेल है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि या तो ये Y गायब हो जाए, ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये Y गायब हो जाए या ये X गायब हो जाए, तो क्या बचेगा? 44+X0। इस कंडीशन को बोलते हैं टर्नर सिंड्रोम। पहली चीज तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो गया, एकदम क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगर ऐसा हो जाए कि इसके में जो मेल है उसके पास 44+XY तो रहे ही, साथ में एक X और आ जाए, क्या हो गया? एक X ज्यादा आ गया। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। मेल के अंदर X ज्यादा आ जाए, इसे बोलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। क्लियर? इतनी बात समझ में आई? बस आपको ये ध्यान रखना है। तो आपको मैंने कौन सी कंडीशन बता दी? XXY, ये वाली कंडीशन भी बता दी, ये क्लिनफेल्टर सिंड्रोम है, ठीक है। उसके अलावा देखो ये भी एक कंडीशन है, ऐसी कोई कंडीशन होती नहीं है। XYY भी कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है कि मेल के अंदर एक Y क्रोमोसोम ज्यादा आ गया। इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है आपके सिलेबस में, बस इतना ही ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज अ लिटिल आउट ऑफ द फोकस इन दिस कंडीशन, यानी दूर की नजर कमजोर हो गई, इसे क्या बोलते हैं? इसे मायोपिया बोलते हैं। दूर की नजर का कमजोर होना मायोपिया, पास की नजर का कमजोर होना हाइपरमेट्रोपिया, जब आपको पास का नहीं दिखता। प्रेसबायोपिया क्या होता है? प्रेसबायोपिया होता है ग्रेजुअल लॉस ऑफ आइज टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, यानी इसमें आपको पास की चीजें नहीं दिखती। लेकिन ये क्यों होता है? एज की वजह से। जब बुढ़ापे की एज में आते हो, यानी कि आप 40 से 65 की एज में आते हो, ऐसे टाइम पे जब आपको आंखों से पास कम नजर आने लगे, उसे प्रेसबायोपिया बोलते हैं, ठीक है। एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है? इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपका आई का जो कर्वेचर है, आई कर्वेचर, उसमें इम्परफेक्शन आ जाती है, आई का कर्वेचर की शेप खराब हो जाती है, ठीक है। फ्रंट सरफेस ऑफ जो आई जो होता है ना, वो अलग तरीके से कर्व हो जाती है, मतलब एक डायरेक्शन में, ठीक है। ये याद रखना है। मायोपिया मतलब आपको दूर का नहीं दिखता, फार साइटेडनेस। क्वेश्चन नंबर 57, मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल इन, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मैक्सिमम ऑक्सीजन होती है फाइटोप्लैंक्टन के पास। फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? फाइटो मतलब प्लांट्स, प्लैंक्टोन्स मतलब पानी में रहने वाले, वाटर। तो ये अगर हमारा पानी है तो पानी के अंदर ये जो ग्रो करते हैं, या पानी के सरफेस पे जो ग्रो करते हैं, या पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, इन्हें बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। और सबसे ज्यादा मैक्सिमम ऑक्सीजन इन्हीं के पास होती है, इनके पास नहीं होती, ठीक है। बस क्वेश्चन नंबर 58, इन अ रिएक्शन
एक रिएक्शन आपको दी गई है, बोला गया है A+B ने C+D दिया। अगर हमें इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रखनी है तो क्या करना है? तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखो सीधी सी बात है, हमेशा याद रखिएगा रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ाते जाएंगे तो हमारी जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर ही रहेगी। ठीक है, कैटालिस्ट से ऑर्डर चेंज नहीं होता, टेम्परेचर से नहीं होता, और प्रोडक्ट की बढ़ाएंगे तो भी नहीं होगा। आंसर जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बोल ऑफ स्टील। ठीक है, जब भी एक इसने क्या बोल दिया, मैटर की अमाउंट बोल दी ना, तो उस कंडीशन में मैटर की अमाउंट को मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। जबकि डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। जब अमाउंट ऑफ मैटर को वॉल्यूम ऑफ मैटर से डिवाइड कर देते हैं। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम उसने कितना स्पेस घेरा हुआ है। और वेट क्या होता है? वेट होता है मास इनटू ग्रेविटी, यानी जो भी चीज का मास है, यानी जिस मैटर से वो बनी हुई है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं जो पृथ्वी उसके ऊपर फोर्स लगा रही है, जो एक्सेलरेशन लगा रही है। ठीक है, तो जी क्या है यहाँ पर? जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और आपको पता होना चाहिए जी की वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 60, ट्रांसपीरेशन जो है वो किस कंडीशन में होती है? ट्रांसपीरेशन बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? तो ट्रांसपीरेशन इंक्रीजेज इन, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ट्रांसपीरेशन का मतलब है जो हमारी लीफ है वो जो वाटर लॉस करती है। ठीक है, सनलाइट में या मतलब जनरली ये धूप में करेगी। ठीक है, तो हॉट कंडीशन होना चाहिए पहली बात, तो ड्राई होनी चाहिए, सूखा पड़ जाना चाहिए, और विंडी हवा होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में ट्रांसपीरेशन सबसे ज्यादा होती है। तो आंसर जाएगा हॉट, ड्राई एंड विंडी कंडीशन। क्लियर? तो आज की क्लास जो है वो हमारी यहीं पे खत्म होती है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक क्या करना है आप सभी जानते हैं। तब तक पहले तो थैंक यू सो मच। ठीक है, तब तक आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने अपने दोस्तों तक फैलानी है वीडियो, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना है। एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा है, उसका कमेंट में मुझे आंसर दे सकते हैं आप लोग कि प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है। ये क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़ा है, प्लाज्मोडियम से होने वाली बीमारी बतानी है आपको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखिए, और थैंक यू, बाय बाय।